जय हिंद दोस्तों। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मैं सुनील गैतोड़ी आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों आज ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने मनोविज्ञान के बारे में जाना था कि मनोविज्ञान के जनक कौन है। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया? वुडवर्थ जी ने किया है। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, दूसरी प्रयोगशाला विलियम जेम्स ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बनाई है। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। तो यहाँ पर देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है, क्योंकि इसका शिक्षा में बहुत प्रयोग किया जाता है। अब चूँकि यह एक विशिष्ट ज्ञान है, क्रमबद्ध ज्ञान है, तो इसमें इसको संपन्न करने के लिए, इसकी पूर्ति के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ सामग्री की आवश्यकता होती होगी। वही सामग्री हमारी विधियाँ, और इन विधियों से, इन सामग्रियों से प्रयोग करके हमें कक्षा में विश्वसनीयता, शुद्धता, वैधता, सत्यता इत्यादि परीक्षण करने के बाद परिणाम हमारे समक्ष प्रयोग होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो इस विषय में चार्ल्स गाइड महोदय ने लिखा है, अध्ययन विधि उस मार्ग को सूचित करती है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। अर्थात इन विधियों का प्रयोग करके हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य हमें कहाँ प्राप्त करना है? हमें कक्षा में प्राप्त करना है। तो इन विधियों का प्रयोग शिक्षा के दौरान शिक्षक अपने कक्षा में करता है। तो अब यहाँ पर देखिए कितनी मुख्य बातें लिखी हुई हैं। जब हमारे अंग हमको प्रभावित कर सकते हैं तो हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं आदि क्यों नहीं। अर्थात हमारे अंग हमको प्रभावित कैसे करते हैं? नेत्र में पीड़ा हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, पाँव में पीड़ा हो जाए चल फिर नहीं सकते, और कान में दर्द हो जाए सुन नहीं सकते हैं, हाथ में दर्द हो जाए तो लिख नहीं सकते इत्यादि। जो भी अंग हैं उनमें यदि विकार आते हैं तो हमारे पूरे शरीर को प्रभावित, हमारे मन को प्रभावित, हमारी बुद्धि मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे जो इच्छाएं होती हैं, जो आकांक्षाएं होती हैं, और जो जिज्ञासाएं होती हैं, कहीं ना कहीं वह भी हमें प्रभावित करती हैं। तो हमें बालक के शारीरिक, मानसिक इन सभी प्रभावों को जान करके यथोचित अध्ययन कराना होता है कक्षा में। इन विधियों के माध्यम से ही कक्षा में छात्र की आंतरिक एवं शारीरिक आवश्यकताओं तथा समस्याओं को जानकर उचित शिक्षा प्रदान की जाती है। अर्थात इन विधियों का प्रयोग हम कक्षा में करेंगे और छात्र आंतरिक दृष्टि से क्या सोचता है, शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया क्या करता है, उसकी आंतरिक आवश्यकता क्या है, उसकी शारीरिक आवश्यकता क्या है, उसकी समस्या क्या है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आंतरिक हो, इन सब प्रकार का ज्ञान हमें मनोविज्ञान के अंतर्गत इन विधियों के माध्यम से ही हो पाता है। इनके अंतर्गत दो प्रकार की विधि आती है, एक है आत्मनिरीक्षण विधि और दूसरी है वस्तुनिष्ठ विधि। तो हम आज लोग पढ़ने जा रहे हैं आत्मनिष्ठ विधि, और आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आत्मनिरीक्षण विधि और गाथा वर्णन विधि भी आती है। देखिए, आत्मनिरीक्षण का दूसरा नाम अंतर्निरीक्षण है। यह विधि संरचनावादियों की देन है, और संरचनावाद के जनक किसको कहा जाता है? वुंट। अर्थात वुंट महोदय ने इसका प्रयोग अपने सिद्धांतों, अपने अध्ययन में किया था। तो अन्य है टीचनर, स्काउट व विलियम जेम्स आदि ने भी किया है। तो किसने किया है? संरचनावादियों ने आत्मनिरीक्षण का प्रयोग अत्यधिक किया है। तो उस समय उन विद्वानों ने वेतन अनुभूति के तत्वों का अध्ययन करने के लिए किया था। अब यहाँ पर वेतन अनुभूति तत्व, इसको समझते हैं। अर्थात कर्मचारियों को निर्धारित आय से कम आय दी गई और उनके मन के विचारों को दूसरे कर्मचारी से जानने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया। अर्थात जानते हैं, हम अगर दो तीन व्यक्ति एक साथ किसी कंपनी में, किसी कार्यालय में काम करते हैं, उनमें से यदि एक साथ एक जैसे काम करने वाले व्यक्तियों में से दो को तो आधारित आय दी जाए, मासिक वेतन दिया जाए, एक को कम दिया जाए, तो जो
दूर व्यक्ति हैं वो इससे पूछ सकते हैं या इनका कोई दूसरा व्यक्ति पूछ सकता है, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर की बातें वो तुरंत स्पष्ट कर देगा। तो मानसिक जो तथ्य है कहीं ना कहीं वो हमारे समक्ष इस विधि से आ सकते हैं। और इस विधि में शिक्षक व छात्र अपनी व दूसरे की मनोदशा का अध्ययन करते हैं। अब कैसे का अध्ययन करते हैं इसको आगे देखें। स्काउट महोदय ने लिखा है कि आत्मनिरीक्षण का तात्पर्य अपनी मनोदशा की ओर विधिवत ध्यान देना है। अर्थात आत्मनिरीक्षण हम उसे कहेंगे जब हम अपनी मनोदशा का अध्ययन करेंगे। अब अपनी मनोदशा का अध्ययन कैसे करेंगे ये हम नीचे जाकर अभी मैं आप सब लोगों को स्पष्ट करा दूंगा। अब देखिए प्रयोग कैसे करें, ये हमारे सामने है। प्रयोग कैसे करें, बालकों की मानसिक दशा व शक्ति की जानकारी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात बालक क्या सोचता है, उसका कितना सामर्थ्य है इत्यादि जानने के लिए आत्मनिरीक्षण विधि कर सकते हैं। पुरस्कार या दंड पाने पर उनकी स्थिति कैसी होती है। यदि हम किसी छात्र को पुरस्कार देते हैं या दंड देते हैं तो वह अपने मन के भावों को दूसरे दोस्त, छात्र, माता पिता के समक्ष कैसे प्रस्तुत करता है। और देखिए दूसरे छात्र को पुरस्कार मिलने पर उसकी मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात दो छात्र हैं, दोनों ने अच्छा किया है, एक को पुरस्कार मिला, एक को दंड मिला, तो हम दोनों से पूछकर आपस में या कोई अन्य व्यक्ति दंड पाने वाले व्यक्ति से पूछकर उसके मनोदशा को, मन में चलने वाले विचारों को जाना जा सकता है, उसके आत्मा के अंतर्गत जो विचार चल रहे उनको जाना जा सकता है। इन सब बातों को छात्रों से पूछकर जाना जा सकता है कि एक को हमने पुरस्कार दिया है, एक को दंड दिया है, तो दोनों से दोनों की अलग अलग मनोदशाओं का ज्ञान हम कर सकते हैं। अनुभवों का पुनः स्मरण व भावनाओं का मूल्यांकन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। और सुख, दुख, प्रेम व घृणा जैसे संवेगों के साथ अपनी मनोदशा को जानना। अब जैसे क्या होता है, व्यक्ति सुख में है तो वह कैसा है, दुखी हो रखा है तो उसकी मनोदशा क्या हो रखी है, किसी के प्रति प्रेम है तो वह प्रेम में कैसी कैसी क्रियाओं को करने लग जाता है, किसी के प्रति घृणा है तो वह कैसी प्रतिक्रिया देता है। तो स्वयं का निरीक्षण तो अब व्यक्ति कर ही सकता है, बाकी सुख, दुख, प्रेम व घृणा जैसे संवेगों के साथ दूसरे का भी निरीक्षण किया जा सकता है, आत्मनिरीक्षण किया जा सकता है। जैसे कक्षा में 10 छात्रों में से 2 छात्रों के प्रति घृणा की जाए और 8 छात्रों के प्रति प्रेम किया जाए, तो प्रेम प्राप्त करने वाले छात्रों का अपने शिक्षक के प्रति क्या बर्ताव होता है और घृणा प्राप्त करने वाले छात्रों का अपने शिक्षक के प्रति क्या व्यवहार होता है, इन सब का अध्ययन आत्मनिरीक्षण विधि के अंतर्गत हम लोग अच्छी तरह कर सकते हैं। तो सरल शब्दों में यदि कहूँ तो आत्मनिरीक्षण विधि ऐसी विधि है जिससे छात्र के मानसिक, मस्तिष्क, आंतरिक ज्ञान को प्राप्त करके उसके बौद्धिक, मानसिक स्तर के आधार पर उसकी आवश्यकताओं व समस्याओं को पूरा किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में मिलेंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमः संस्कृताय।